सब चंगासी। लेकिन राजनीतिक दल और जनता इनके इन बातों को पकड़ चुकी है और वहां से जब ये बात सुनने को तैयार नहीं है चुनाव आयोग, उसका घेराव हो रहा है, बार बार बातें हो रही है, राजनीतिक दलों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, सारा सिस्टम, सारा नाम फाड़ इन्होंने। तो अब वहां के लोग एडीआर सुप्रीम कोर्ट में गया है, अंतिम तो आज तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इन सारी चीज। लेकिन एक चीज और साथ साथ है कि बिहार की जो स्थिति है, जो बिहार की दुर्दशा है, जो बिहार की दुर्गति हो रही है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसा तो नहीं कि मतदाता सूची के नाम पर हंगामा खड़ा करके वो बिहार की जो मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं से ध्यान हटाना चाहती है यह सरकार, और अंततः भगदड़ के माहौल में अपने सारे लोगों को वहां इकट्ठा करके और मतदाता सूची क्यों लेकर के जो वहां की मुख्य समस्याएं हैं उस पर चर्चा ही नहीं होने देना चाहती है। हम अपनी इस विशेष कड़ी में बिहार पर हम चर्चा करते हैं, बिहार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और खास करके उसके इस पूरी संभावनाओं पर, पूरी स्थिति पर कि आखिर बिहार इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। बिहार महत्वपूर्ण रहा है आंदोलनों के लिए, बिहार नई क्रांतिकारियों की धरती रही है, बिहार जुझारू लड़ाके दस्ते की रही है, बिहार समाजवादी आंदोलन की धरती रही है, और वहां से अगर कोई अन्यायपूर्ण गतिविधि हो तो यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और उसी के लिए वहां की जनता लड़ रही है, लड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ आज हमारे दो प्रबुद्ध साथी हैं, एक है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य भैया मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ पटना से जुड़े हैं सत्यनारायण मदन जी, आपका भी स्वागत है। तो हम शुरू में चलते हैं मनोज कुमार जी के पास। क्या सर ऐसा लगता है कि ये मतदाता सूची का हंगामा खड़ा करके जो वहां की मुख्य समस्याएं हैं, और खास करके नीतीश कुमार जी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए गए, इधर जाते हैं उधर जाते हैं उधर जाते हैं, और अपने सफाई वहां पर यही दिए कि हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे बिहार को, तो उससे बिहार की जो गरीबी है, बिहार की मुफलिसी है, बिहार की बेरोजगारी है, उसका समाधान होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो आपकी टिप्पणी मनोज जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए जी। जी जी। हाँ, दरअसल एक प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है कि हम पुरातन गौरव का गान करें। हम लोग साइकोलॉजी में यह पढ़ते थे कि जब हम विपन्नता की स्थिति या कमजोर स्थिति में होते हैं तो हम पूर्व गाथा का स्मरण करते हैं, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे। यह विगत 10 वर्षों में हमारे इतिहास की हमारे इतिहास की यह विडंबना और सामाजिक विकृति, और दूसरी स्थिति यह रही है कि बहुत तेजी से फिर यह हो गया, बहुत आप बोलते रहिए। तेजी से जी बहुत तेजी से यह स्थिति आई है। जी आप बात रखते रहिए, आप सर बोलते रहिए। ये स्थिति है बिहार की कि पटना में बैठे हुए भी वहाँ पर नेटवर्क कायदे से नहीं मिल रहा है। बिहार में चर्चा न हो, इन सारी समस्याओं की चर्चा न हो, इसके लिए क्या कहा जाए, इसके लिए इनका डिजिटल इंडिया है या इनका पूरा सिस्टम जो चीज़ वहाँ बनती है वो उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन कुछ जो होता है कि बिहार की समस्याओं पर चर्चा न हो, इससे ध्यान भटकाने की बार बार कोशिश की जाती है। और हम लोग हैं कि हम लोग लगे हैं कि नहीं, बिहार के समस्याओं पर चर्चा करेंगे, बिहार की बात की चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्यनारायण मदन जी जुड़े हैं। सत्यनारायण मदन जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी टिप्पणी, आप क्या कहना चाहेंगे जी। देखिए, ये जो चुनाव आयोग का जो फरमान है, इसमें तो अगर
प्रक्रियागत बहुत सारे दोष हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन इसके पीछे जो पॉलिटिकल मोटिव है वो ये है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से बीजेपी एक मुद्दा बनाती है कि बिहार में सीमांचल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी लोग अवैध ढंग से मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि मोदी जी के ये जो आदेश हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ वाली हालत है। दिखाने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तमाम मतदाताओं से का गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज मांग रहे हैं। हालांकि वो दस्तावेज मांगना एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक बात है, लेकिन खैर उसको अभी आप छोड़ दीजिए। लेकिन इसी आधार पर वो बड़े पैमाने पर खासकर सीमांचल के इलाके में और बिहार की लगभग 100 सीटें जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का वोट कुछ मायने रखता है, प्रभाव डालता है, वहां इनका खेल चलने वाला है। मेरा मानना है, अभी आप देखेंगे कि चुनाव आयोग ने भी इस बात को मान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासी मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि इनका मुख्य उद्देश्य यही है। और अगर मान लीजिए कि अल्पसंख्यक लोग अगर नाराजगी व्यक्त करते हैं कि मेरा मतदाता सूची से गलत तरीके से नाम काटा जा रहा है, तो इसका राजनीतिक फायदा उन्हीं को मिलने वाला है। हिंदुओं को का ध्रुवीकरण होगा इससे, जब मुसलमान यहाँ इशू उठाएंगे। तो मेरा मानना है कि इसके पीछे जो फंडामेंटल जो मूव है चुनाव आयोग का प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर, वो मुख्य उद्देश्य यही है। अब रही बात कि मतदाता जो सूची आजादी के बाद अब तक जो बनती रही है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर बनती है, किसी दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर नहीं बनती है। चुनाव आयोग के कर्मचारी घर घर जाते हैं और वहां पर फिजिकल प्रेजेंस देते हैं और फिजिकली वो लोगों से पूछते हैं कि आपके घर में कौन है, 18 वर्ष से कौन ऊपर है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है। इस तरह से मतदाता सूची बनती थी, किसी दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर नहीं बनती थी। मोदी जी ने पहली बार दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर मतदाता सूची की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये गलत परंपरा होगी भारत में और खासकर बिहार में। जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए ये एक गलत आरोप हमको लगता है कि है। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे ही नहीं दे दिया था सबको एक एक वोट का अधिकार। उस समय तो इससे ज्यादा खराब हालत थी, लेकिन उसके बावजूद ये अधिकार दिया गया और फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर मतदाता सूची बनती है, न कि दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर। तो एक मानते हैं कि ये फंडामेंटल शिफ्ट है और इसके पीछे मोदी जी का और जो पूरा जो एनडीए है उसका एक गलत राजनीतिक उद्देश्य है। अब आ जाइए दूसरी बात, जो इसमें मात्र 20 दिन 25 दिन का समय दिया गया है। बिहार से लाखों मजदूर दूसरे राज्य में पूरे परिवार के साथ काम करने जाते हैं। कैसे वो प्रमाण देंगे? कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिए तो दस्तावेजी प्रमाण कहाँ से देंगे? वो सब कागज उनके घर पर होगा, कहाँ से लेकर करके आएंगे? जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो अपने नैहर जाकर के अपने माँ का जन्म सर्टिफिकेट लाएंगी। तो मेरा कहना यह है कि बहुत सारे लोग आज खासकर महिलाएं और अप्रवासी मजदूर और यहाँ तक कि दलित अति पिछड़े तमाम लोगों के पास इनमें से 2 ही ऐसे प्रमाण पत्र हैं, 11 प्रमाण पत्र उसने जारी किए हैं। 2 ही ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो एक गरीब आदमी हासिल कर सकता है, वो है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ये भी लोगों के पास नहीं है। उसको बनाने में मिनिमम 15 दिन का तो डेडलाइन सरकार ने तय किया है। और आप जानते हैं कि नौकरशाही में कितनी जटिल प्रक्रिया में ये काम इतना जल्दी नहीं हो पाता है, तो कोई जल्दी से ये हासिल भी नहीं कर सकता है।
जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो इसलिए ये सारा जो खेल है, इस खेल में मोदी जी हमेशा लोगों को उलझा करके रखना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, और उसमें अपनी रोटी सेकते हैं। तो आश्चर्यजनक बात है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर केवल एक खानापूरी करती हैं बयान दे करके, इसके खिलाफ कोई पॉलिटिकल मूव में, पॉलिटिकल एजिटेशन में नहीं जा रही हैं सड़क पर। वो क्यों पीछे हैं? अगर आज सिविल सोसाइटी के लोग अधिकतर इसके पीछे खड़े हैं और जगह जगह कुछ छोटी बड़ी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो संसदीय विपक्ष है हमारा, आज जिसके पक्ष में हम खड़े हैं, आज चुनाव में उन्हीं को कह रहे हैं कि मोदी जी को हराने के लिए जिताइए आप, लेकिन वो भी आज चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ कोई बड़ा पॉलिटिकल मूव नहीं ले रहा है। ये जो ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी क्यों है ऐसा? तो मेरा कहना यह है कि आज जब तक मोदी जी, जब हम अपनी बात खत्म करें, जब तक मोदी जी को आप पॉलिटिकल चुनौती नहीं देंगे मास के बीच, वो नहीं सुनने वाले हैं। और इस मामले में भी मेरा मानना है कि बिहार के दलित पिछड़ों को, महिलाओं को आह्वान करना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टी को। एक तरह से ये वो मताधिकार से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उससे वंचित करने का अभियान है, इसके खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। लेकिन आश्चर्य है वो सब लोग चुप हैं। जी मदन जी, अपना सच तो बात यह है कि ये इसके माध्यम से अब जैसे पिछले वो चुनाव में तो इन लोगों ने, लोकसभा वाले चुनाव में तो संविधान पर ही हमला बोला था और यह बात आम जनता तक गई कि संविधान खतरे में है। लेकिन बिहार में तो नागरिकता खतरे में है, नागरिकता खत्म करने की बात हो रही है। और इसमें राजनीतिक दल भी, आपका गुस्सा, आपका आक्रोश जायज है, लेकिन जो भी जहां है सब अपनी अपनी ताकत से सब लोग लगे हुए हैं इसमें। सत्ता के इस धुरिया पहलवान से लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन लड़ाई हो रही है। हम हमारे साथ लड़ाई के अंग जो ये डीआर से सब ये राजीव कुमार जी हैं, ये राजीव कुमार जी, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी 2 दिन पहले एक आदेश आया है निर्वाचन आयोग का कि आप फॉर्म भरा लीजिए, दस्तावेज बाद में देंगे, फॉर्म को अपलोड कीजिए। भाई वो तो अपने हाथ में मनमाना निर्णय करने के लिए अधिकार रखना चाहते हैं कि आपको भर दीजिए और कल को दस्तावेजी प्रमाण नहीं होने के आधार पर जिसका मन में आया छाट दिया, जिसका मन में आया जोड़। ये एकदम एक तरह का ऑथोरिटेरियन और तानाशाही आदेश है चुनाव आयोग का, मनमाना आदेश है। उसकी अगर आप उनके सारे सर्कुलर को देखिए, कल अभी परसों एक सर्कुलर आया है इस तरह का, सारे बीएलओ को गया है कि केवल आप फॉर्म भरा करके अपलोड कर दीजिए, दस्तावेजी प्रमाण बाद में लिए जाएंगे। बताइए, उसके पीछे जाहिर सी बात है कि वही साजिश दिखाई पड़ रही है कि जो उनका 50 लाख मतदाता जो उनके जेबा में घूमता है, उसको किस तरीके से एडजस्ट करके मतदाता सूची में कर दें। और ऐसे सारे लोग जो ये जिसको प्रवासी करते हैं, बिहार में बेरोजगारी पराकाष्ठा पर है, वहां के तमाम ये खरीद मजदूर अपना चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, पूरे देश भर में जाते हैं, तो और पूरा परिवार लेके जाते हैं। लेकिन वोट डालने के लिए वो जरूर जाते हैं, अपनी जगह पर जाते हैं। उन सारे लोगों को कैसे प्रभावित कर दिया जाए, कैसे उनका वोट न डलवाया जाए, या यूं कहें कि उनकी नागरिकता ही कैसे खत्म कर दी जाए, इसकी साजिश हो रही है। तो ये राजीव कुमार जी, अब तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाना पड़ गया, आपकी बात चुनाव आयोग नहीं मान रही है क्या? तो इस पर आपकी टिप्पणी। ये प्रणाम। दरअसल लोकतंत्र को मजबूत करने में शिक्षा का लोक व्यापीकरण, नागरिक समाज संगठनों की भूमिका और जन आंदोलन की बड़ी भूमिका रही। और जिस देश में इस प्रकार के प्रयास होते हैं, लोकतंत्र स्वतः मजबूत हो जाता है। तो एक सिविल सोसाइटी होने के नाते हम लोग न्यायालय की शरण में गए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रारंभ से ही अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है और लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है, ऐसे में एकमात्र हम लोगों के समक्ष विकल्प सिर्फ न्यायालय
के पास ही जाना एक विकल्प रह गया था, क्योंकि विपक्ष भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को सुधारने के प्रयास में कभी बात नहीं करती, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के प्रयास में लगी रहती। ऐसे में ये आवश्यक हो गया था कि चूंकि समय बहुत कम था और ऐसे कम समय में हम लोगों के समक्ष और कोई विकल्प नहीं रह गया था, और हम लोगों का जो मुख्य आधार भी था कि अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के इस फैसले को मौलिक अधिकारों का हनन हम लोगों ने बताया है कि ये मौलिक अधिकार का हनन है। 90% ही मात्र लोगों के पास आधार है और आधार को आप मान्य नहीं कर रहे हैं, जन वितरण प्रणाली को आप मानते नहीं हैं, वोटर आईडी पैन कार्ड को मानते नहीं हैं। तो आखिर ऐसे में कितने लोग हैं बिहार में जो फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे और इस प्रकार के दस्तावेज को फुलफिल करेंगे अपने फॉर्म में। इसलिए ये तुरंत रद्द होना चाहिए और विपक्ष को सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय उसको जनहित को लेकर समग्र रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर इस तरह के प्रयास क्यों हो रहे हैं। आखिर हम भी सत्ता में आएंगे तो निर्वाचन आयोग का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जैसा पिछले दिनों गया। पहले बार आप देखें तो 3 सदस्यीय आयुक्तों की नियुक्ति का जो मामला था उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और ये सिर्फ एक एलओपी को रखा गया है, एक मंत्री और एक प्रधानमंत्री होंगे, और उसके बाद ये दूसरा प्रयास इस प्रकार से नागरिकता को खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये पूरी बातें जो है लोगों को समझ में आ रही है कि ये चल क्या रहा है, निर्वाचन आयोग को इस्तेमाल किया जाए। जी राजीव जी, एक तो चीज स्पष्ट है जो सामने दिखाई पड़ रही है कि एक बार तो ये हुआ कि इतना वो कहा गया आधार 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 आप सब लोग बनवा लीजिए और बिना आधार के कुछ नहीं होगा। और सच तो यह है कि सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट अगर आप कहिए आंखों की छाया और उंगली की छाया सबको लेकर के, लेकिन वही आधार आज की तारीख में अधिकांश लोगों के पास है। और ये तो हो रहा था कि वोटर आईडी को आधार से हम जोड़ दिया जाएगा और एक सूची बनाने की बात हो रही थी, उसमें एकाएक ये बात आ गया, तो ये संशय तो पैदा करता है। तो ये मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज कुमार जी आपकी बड़ी अधूरी रह गई थी। जी मनोज जी अनम्यूट जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आपकी नहीं आ रही है। राजू कुमार जी तब तक आप अपनी बात रखें। ये राजू कुमार जी, दरअसल इसके प्रयास काफी पहले से हो रहे हैं। अगर आप फ्लैशबैक में थोड़ा सा जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो आप देखेंगे वीवीपैट को लेकर हम लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, ईवीएम को लेकर किस तरह से छेड़छाड़ करने की बातें हुई और मनमाने तरीके से उस पर आरोप भी लगे और कई लोगों ने उसके दिशा में प्रयास भी किए। दूसरा, जब लोकसभा 19 के बाद हम लोगों ने एक स्टडी करवाया, 24 के बाद, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा 547 में 538 सीटों पर गड़बड़ी थी। ये प्रयास आज से नहीं हो रहे हैं, पहले से प्रयास है। इससे 538 में फर्क है, डेटा में अंतर है। 362 में जितने डले थे वोट उससे कम पाए गए। 176 ऐसे क्षेत्र है जिसमें जितने डले थे उससे अधिक वोट पाए गए। तो ये प्रयास लंबे समय से हो रहे हैं, और चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे वोट में जितने वोट डाले जाते हैं उसमें अंतर का मामला हो, चाहे फॉर्म 17C का मामला हो, जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि इसको अपलोड करने की बात की जाए बूथ लेवल पे, जहां मतदान होता है वहां फॉर्म 17C को अपलोड करने की व्यवस्था हो। लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद जो डेटा आयोग जारी करती थी उसके बाद उसमें अंतर पाया जाता था। तो ये छेड़छाड़ की जो बातें हैं और लोकतांत्रिक की जो ढांचा है उसको कमजोर करने के जो प्रयास हैं वो लंबे समय से चल रहे हैं, और ये तो एक तरह से हाइट हो गया जो बिहार में हम लोग देख रहे हैं। जी मनोज कुमार जी, आप अपनी बात पूरी करें। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है। आप फिर से जुड़िए ना, तो तब तक हम कहते हैं सत्यनारायण जी के पास। सत्यनारायण जी, मदन जी, आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? और
और खास करके राजनीतिक दलों का जो एक कंजम्पशन बन रहा है कि इनको केवल और केवल सत्ता प्राप्ति चाहिए। 1 मिनट, सिर्फ मेरी आवाज जा रही है या नहीं, ये बता दिया जाए। अब आ रही, बोले बोले, आ रही आपकी आवाज, बोलिए, आप बोलिए जी। नहीं, मदन जी बोल रहे पहले, आप अपनी बात रखिए। हाँ आप अपनी बात मदन रखिए, जी, आप मैं अपनी बात बोलूं? रखिए जी आप जी अपनी बात रखिए। जी जी, मैं उस समय यह बोल रहा था कि स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं निश्चित रूप से, और लोकतंत्र बिहार को आपने क्रांति की भूमि कह दिया, निश्चित रूप से क्रांति की भूमि है, परिवर्तन की भूमि रही है। लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद एक बिखराव आया है, लोगों के मानसिकता में भी परिवर्तन यह हुआ है कि एक वर्ग, उस समय का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो सत्ता में रहते हुए लोगों को सत्ता के बारे में कहता हो कि हमारी सत्ता महान है, महानता और इसका बखान करता हो। यह एक ऐसा वर्ग 10-15 वर्षों में पैदा किया गया है। आज निश्चित रूप से सभी कंस्टिट्यूएंसी के सभी बूथों पर 10-20 लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि सवाल इसने यह कर दिया, जम्मू का यह हो गया, भारत विश्व गुरु बन रहा है और चौथे पादान पर हम आर्थिक दृष्टि से चले गए हैं। ऐसा जो है एडवोकेसी वर्ग कहिए उसको, या सरकार का के बारे में कर, तो सरकार के खिलाफ जो वर्ग होना चाहिए, जो लोकतंत्र का आधार है, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, विपक्ष का मतलब सरकार की आलोचना करने का वर्ग, अब समाचार पत्रों से भी हुआ, यह परिस्थिति सब ऑन है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी स्थिति यह है कि हमारा जो एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग था, चाहे समाजवादी वर्ग हो, चाहे गांधीवादी वर्ग हो और साम्यवादी वर्ग हो, समाजवादी वर्ग का बिखराव एक दूसरे राजनीतिक दलों के रूप में उस तरह लगभग वह सांप्रदायिक ताकतों के साथ ही विलीन होता चला जा रहा है। समाजवादी चरित्र का अब जो हम देख रहे हैं ह्रास, साम्यवादी दल की स्थिति भी अब कमजोर से कमजोर हो गई है। ऐसी स्थिति में जो विकल्प हमारे सामने में है, और तीसरी स्थिति यह है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों से तो हटाने की यह कोशिश है, ये सारी कोशिशें मुद्दों से हटाने की है। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, सड़कें बन गई, जो है स्कूल भवन बन गया, कम्युनिटी हॉल बन गया, हर घर जल योजना का लाभ पहुंच गया, लेकिन गांव में कम्युनिटी टूट गया, गांव समाज टूट गया है। 5 दिनों तक हम लोग 21 से 24 तक गांव में थे और इसी स्थिति का अध्ययन करने के लिए थे कि वहां की स्थिति क्या है। तो हिंदू गांव में हिंदू मुसलमान को छोड़ के दूसरी स्थिति नहीं है। जातीय का जो वर्गीकरण है, जातीय वर्गीय, मध्य वर्गीय जातियां जो है वो उच्च वर्गीय जाति के साथ मिलकर के उच्च वर्गीय जो है पॉलिटिक्स, यानी जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है उसके साथ मर्ज करती है। तो जो मध्य वर्ग का एक फैक्टर है, और मुस्लिम जो है, मुस्लिम का उसका जो एग्रेशन का नेचर था, निश्चित रूप से रहा है, वह उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। और इतना माइग्रेशन है बिहार से, कटोरिया, अमरपुर का एक कटोरिया एक गांव है, उस गांव में लगभग जो है हम लोगों ने देखा 499 यूथ एक गांव से, सिर्फ पूना और हैदराबाद, और मजदूरी मतलब वो बुनाई का, वो हिंदू मुसलमान का, मुसलमान बहुसंख्यक मुस्लिम का गांव है। तो ये पलायन की स्थिति में भी अब यूथ गांव में कम गए, और जो रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर जो पैदा होता था विश्वविद्यालयों में, वह रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर विश्वविद्यालय में दलबंदी के कारण एक दल के साथ दूसरा खड़ा है, दूसरे के साथ तीसरा खड़ा है, और उसके बाद जो है अगर कोई मुद्दों पर जो है छात्र के हित के मुद्दों पर भी होता है तो वहां पर भी स्टूडेंट जो है फांक में बढ़ जाते हैं, एक प्रशासन के साथ खड़ा हो जाता है, दूसरा प्रशासन के विरोध में खड़ा होता है। और तीसरी स्थिति जो हमारी स्थिति है, हम लोग जो गांधीयंस हैं, उसमें कहते हुए, क्योंकि यह है कि आप सब अपने हैं, तो उसमें भी जो है फूट है, टूट है। सर्व सेवा संघ
की टूट है, हमारे जो है सर्वोदय के साथी बिखरे हुए हैं। तो इस तरह, और जो एक वाहिनी का एक बड़ा ग्रुप जो 74 आंदोलन के बाद उभरा है, उस वाहिनी के ग्रुप का भी सर्वोदय में प्रवेश के बाद एक दूसरी स्थिति मदन जी के साथ हम लोग अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग में उतनी बातें कहने में, अपनी बातें कहने में मदन जी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे उस बात पर कि इसमें भी भ्रष्टाचार का यह आलम है भूदान में कि भूदान जो है वह 99% आदिवासी, हरिजन और दलित को भूमि मिली है और उस जमीन में 5 तरह की समस्याएं हैं और सरकार ने एक तीसरी तरह की समस्या पैदा की है। तो एक बड़ी शक्ति हमारे साथ सर्वोदय मित्रों के साथ भूदान के किसानों की बड़ी शक्ति थी, जो जिस शक्ति को हमने भ्रष्टाचार में गंवा दिया है। और तीसरी स्थिति यह है कि हम बिहार को हमने कहा कि यह समूचे देश में यह प्रवृत्ति पैदा हुई है कि हम इतिहास के गौरव को का बखान करते हैं कि हमारे दादा और नाना इतने थे, तो वह जब बखान करते हैं तो हम वर्तमान स्थिति से अपने को अलग कर लेते हैं। वो यह साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है कि जब हम बहुत विपन्न स्थिति में रहते हैं तो हमारे दादा ये थे, हमारे पिताजी ये थे, यह कह करके अपने को संतोष कर लेते हैं। बिहार आज उन्हीं स्थितियों में खड़ा है। बिहार आज हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी रहे हैं, 74 का आंदोलन किए हैं, लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद मदन जी अन्ना आंदोलन के साथ थे, इसलिए कहने में हम उस समय भी कह रहे थे कि यह पूंजी प्रायोजित और मीडिया प्रायोजित आंदोलन है और यह जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना लड़ाई लड़े थे, हमने विद्यार्थी को भेजा था उनके यहाँ अन्ना, और 4 जगह भेजा था, हिबरे बाजार भी भेजा था, वहां भी भेजा था और एक गांव में भेजा था। तो 3 जगह जो प्रयोग हुए थे उसमें कहा कि सर वहां के ऐसा अगर हिंदुस्तान को बनाने लगे तो चंद्रमा पर भी उपनिवेश बना दीजिएगा, तो रालेगांव नहीं बना सकिएगा, इतना संसाधन लगा हुआ है। तो यह जो इस तरह के जो प्रयोग हुए हैं और उसको जो ग्लैमराइज करने की कोशिश गांधीयन हमारे ऐसे लोग करते रहे हैं, ये इसका भी प्रतिफल है कि अन्ना को हम गांधी बना दिए, अन्ना को गांधी का प्रतिरूप बना दिए। हमने विनोबा को गांधी का प्रतिरूप बना करके भोगा है और उस पर मैंने बहुत तीक्ष्ण टिप्पणी की है, लेकिन यह इन स्थितियों में भी आज हमको विकल्प को ढूंढना ही पड़ेगा। तो एडीआर ने जो एक विकल्प लिया है न्यायालय का, बहुत आशा नहीं, लेकिन एक डूबते को तिनके का सहारा है। हम इस पर लंबी चर्चा करते रहेंगे, फिर बार बार चर्चा करेंगे। हमारे समय की सीमा है, हम जाएंगे अंतिम टिप्पणी के लिए मदन जी के पास कि फूट डालो और राज करो। वही स्थिति आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आखिर यह जानते हुए भी ये जो और बाकी लोग हैं जो के खिलाफ लोग हैं, आखिर वो क्यों एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और इस टूट का एक बड़ा हिस्सा क्यों उनकी तरफ घसकता जा रहा है? मदन जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी एक बात जो नागरिकता वाली है, देखिए हमारे यहाँ जो तरीका है कि किसी व्यक्ति पर की नागरिकता पर अगर संदेह है तो राज्य का ये काम है कि वो उसकी छानबीन करे, न कि इस देश की पूरी 1 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी पर के नागरिकता पर तलवार लटकाए। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ तरह तरह के कामों के लिए विभिन्न तरह के दस्तावेज दिए जाते रहे हैं, इसलिए नागरिकता प्रमाणित करने का जो प्रत्यक्ष तरीका है वो इस देश में आज तक नहीं अपनाया गया। हाँ, जिस पर संदेह है सरकार का दायित्व है, कोई आतंकवादी पकड़ाता है, कोई हवाला वाला पकड़ाता है, आप जांच कीजिए, आपको राइट है, लेकिन हर व्यक्ति से आप नागरिकता का प्रमाण लें, ये आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। हमारा इस देश में नेचुरल सिटीजनशिप है। 87 और 2004 में जो सिटीजनशिप में अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट राज्य का दायित्व है, हमारा काम नहीं है। हम इसीलिए हम बोले
कि इस देश में फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर होता है मतदाता सूची, इसलिए नागरिकता का सवाल उठाना हम मानते हैं कि चुनाव आयोग एक गलत काम कर रहा है, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक काम कर रहा है। नागरिकता का सवाल वो तो वही है, वही कर रहे हैं वो कि आपसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मेरा मानना है कि ये उनको अधिकार नहीं है। अब रही बात कि देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, मेरा मानना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको चुनौती देनी है तो आपको वैचारिक राजनीति करनी होगी और मास पॉलिटिक्स करना होगा, एक्टिव मास पॉलिटिक्स करना होगा। अगर ये दो काम आप नहीं करते हैं तो आज एनडीए को आप डिफीट नहीं दे सकते हैं। और संजोग से वैचारिक राजनीति खत्म हो गई और मास पॉलिटिक्स भी खत्म हो गई आज हमारे यहाँ। अब केवल वोट के लिए जो जरूरी समीकरण है, जिसको पॉलिटिकल इक्वेशन कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो जब पूरी राजनीति आज पतित हो करके आज केवल वोट के समीकरण तक चली आई, तो चाहे हम मजबूरी में कहते हैं कि मोदी जी से लड़ने के लिए मेरे पास एक भोथरा हथियार है एनडीए, हम करें क्या? उसी भोथरे हथियार से हम लड़ते हैं, नतीजा दो हो, लड़ना तो हमारा काम है, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे ही। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज इतनी बड़ी चुनौती में जब जब विपक्ष को एक अवसर मिला है, उसने अवसर को गंवाया है। आज ये एक ऐसा अवसर था कि तमाम दलित अति पिछड़ों को और गरीबों को आप गोलबंद कर सकते थे, लेकिन आप में कोई, क्योंकि आप विचार की राजनीति कभी किए नहीं, आप तो केवल सत्ता के समीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं, जो वो ही तरीका है। इसलिए पासवान हमको वोट देता नहीं है, मूसर हमको वोट देता नहीं है, उसकी चिंता क्यों करें? अब इस स्तर तक राजनीति पतित है तो हम कैसे माने? आज जो विपक्ष नहीं लड़ रहा है उसके बहुत गहरे कारण हैं। हमको अफसोस है कि ये बात हमको आज भी कहनी पड़ती है। इसलिए मेरा मानना है कि आज तमाम सोसाइटी के लोगों का दायित्व है, क्योंकि हम तो संसदीय विपक्ष के भरोसे इस देश को, अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकते हैं। हमको लड़ना ही होगा और लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धन्यवाद जी मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। आज हमारा समय खत्म हो गया है, लेकिन एक बात तो है कि नागरिकता को जांचने का काम सरकार का है, आतंकियों को पहचानने का, उनको दंडित करने का काम सरकार का है। और पूरी सरकार सारी की सारी ताकत लगा करके कश्मीर में लगी हुई है, और वहां पहलगाम में आतंकी आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे तक बाकायदे इंटरव्यू करते हैं, धर्म पूछते हैं, जात पूछते हैं, हत्याएं करते हैं और वहां से चले जाते हैं। हमारी सरकार 4 आतंकियों का स्केच जारी करती है और फिर वो बाद में वह स्केच भी अपना हटा लेती है। तो जहां आप सारी ताकत लगा करके 4 आतंकियों को आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आज तक नहीं ढूंढ पाए, ये पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई और उसकी आज तक 4 साल 5 साल हो गया, आज तक आप उसका कोई परिणाम नहीं निकाल पाए। ऐसी हालत में बिहार में आप सबकी नागरिकता चेक करने के लिए, नागरिकता प्रमाणित करने के लिए चुनाव आयोग का सहारा लें, चुनाव आयोग के माध्यम से करें, यह निहायत गलत बात है। और विपक्षी दलों को भी पूरी की पूरी राजनीति जो इस समय केवल सत्ता प्राप्ति की और राजनीति पे सिमट कर रह गई है, यह भी ठीक नहीं है। बिहार चुनाव कई माने में माइलस्टोन बनने वाला है। माइलस्टोन बनना है कि वहां पर व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, बिहार के स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है, बिहार की स्थिति को वो सुधार के लिए वहां सरकार बननी चाहिए, इसलिए मतदान वहां होना चाहिए। और इसी चीज से ध्यान हटाने के लिए सत्ता पक्ष भी काम करता है और आज की तारीख में कहीं न कहीं से विपक्ष भी उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है, लेकिन बिहार निश्चित रूप से हम उससे उम्मीद रखते हैं और बिहार से देश को उम्मीद है कि जनतांत्रिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में, आंदोलन में बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा और एक मसाल बन के, जनतांत्रिक मसाल बन के बिहार निकलेगा। आप सारे साथी आए, सत्यनारायण मदन जी, मनोज कुमार जी, राजीव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम